हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। एवोल्यूशन के टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डार्विनिज्म। इसके पहले मैंने आपको लैमार्क के बारे में बताया था और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डार्विन कॉन्सेप्ट का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डार्विनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्चुअली में डार्विन का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहा है इन्वायरमेंट में, वो कहीं ना कहीं नेचर की वजह से है। अगर वो ऑर्गेनिज्म फिट है एक पर्टिकुलर टाइप के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर सरवाइव करने के लिए, तभी वो उस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा फॉर देयर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे रिलेटेड कुछ डेटाज हम लोग देख लेते हैं। तो वो डेटा क्या है भाई? सबसे पहले तो भाई चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन फाउंडर माने जाते हैं इसके डार्विन कॉन्सेप्ट के। उन्होंने एक सर्विस के ऊपर अपना काम किया था, दैट इज़ कॉल्ड HMS बीगल। यही वो शिप था जिसके द्वारा वो वॉइस पे गए थे। और जो एरिया ऑफ वर्क था, उन्होंने किस जोन में अपने आप को मतलब विजुअलाइज किया था, अपने आप को मतलब इन्वेस्ट किया था कह सकते हैं फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। तो वो था साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज था, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज भी था वो। ओके, तो उनका जो बेसिक फोकस रहा वो, ऐसे तो ये सारी जगह पे फोकस रहा था, लेकिन बेसिक फोकस उनका जो रहा था वो था गैलोपैगस आइलैंड पे, है ना। और वहाँ फिंचेज जो एक वैरायटी की बर्ड थी, उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस हुआ, वो ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने पाया कि फिंचेज जो है वो मॉडिफाइड है। फिंचेज जो है वो मॉडिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट। मतलब फिंचेज सब एक ही जैसी है ऑलमोस्ट। मार्फोलॉजिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है उनका, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनके बीक में चेंज है ना। मतलब किसी का बिक इस टाइप का है तो किसी का बिक थोड़ा सा कुछ अलग उससे मॉडिफाइड कर गया है, किसी का बिक का मॉडिफिकेशन कुछ इस टाइप का है। मतलब डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन ऑफ बिक को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ विक को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसी मॉडिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पाया कि एक्चुअली में नेचर के हिसाब से ये मॉडिफिकेशन हुआ है। ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। ओके, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो उन्होंने पाया क्या था कि लगभग 13 डिफरेंट वैराइटीज़ के फिंचेज जो थे उस एरिया में अवेलेबल थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडिफिकेशन ऑफ बीक। और ये मॉडिफिकेशन किसकी वजह से था? तो ये मॉडिफिकेशन उसके फीडिंग हैबिट की वजह से था, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका यही था कि एक्चुअली में शुरू में ये जो फिंचेज आई होगी इस आइलैंड पे, वो फिंचेज जो है वो सब एक ही टाइप की रही होगी, लेकिन उनके पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा कि उनका ये चेंज हो गया होगा। मतलब उनका फीडिंग हैबिट जो है वो बदलता गया होगा धीरे धीरे। डिफरेंट टाइप के फूड को ट्राई करते करते उनका जो बीक का जो डेवलपमेंट है उसका मॉडिफिकेशन उस पर्टिकुलर टाइप के फीड के लिए हो गया होगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया था डार्विन के द्वारा। ओके, ये ऑब्जर्वेशन था उनका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या किया था उन्होंने, देखिए, डार्विन ऑल्सो कलेक्टेड डिफरेंट टाइप का फॉसिल्स, है ना, अलग अलग टाइप का फॉसिल्स किया था उन्होंने कलेक्ट, और उसको एनालाइज किया था मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से। डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स को कलेक्ट करके उन्होंने मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से उसका एनालिसिस किया। तो पाया क्या कि बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर मिल रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस फॉसिल्स से, जिसकी वजह से भी उन्होंने बताया कि एक्चुअली में प्रीवियसली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहे होंगे और धीरे धीरे उनमें मॉडिफिकेशन आता गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नीड
और वो ऑर्गेनिज्म अभी फ़िलहाल इस फॉर्म में है, और पिछले ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या हुए गए, किसी वजह से एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। ओके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। साथ में देखिए डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली में माल्थस और वैलेस दो अलग अलग जो ये हैं साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड था। माल्थस का, जिनका कि पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वैलेस जो थे, वैलेस तो अल्फ्रेड रसेल वैलेस, ये इनका कंप्लीट नेम है। ओके, अल्फ्रेड रसेल वैलेस। तो इन्होंने एक्चुअली में साउथ एशिया के कुछ जोन में, और साउथ में ईस्ट एशिया, मैं अलग से बता देता हूँ इसको। एक्चुअली में वैलेस का जो फील्ड ऑफ वर्क रहा है, जिस जोन में उन्होंने काम किया था, वो था एक्चुअली में साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, और स्पेशली उनका जो वर्कलैंड रहा है वो रहा है आपका, वो रहा है मलाया आर्कीपेलागो, है ना। यही वो जगह रहा है जिसको अभी हम लोग इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा और ये ऑब्टेंड किया गया था जो कहीं ना कहीं डार्विन के कॉन्सेप्ट से, डार्विन का जो ऑब्जर्वेशन था उससे कहीं ना कहीं ये मैच करता था। तो अल्फ्रेड रसेल वैलेस जो थे उनके द्वारा भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया था जो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ओके, और मैंने आपको बताया माल्थस के बारे में। तो माल्थस का एक बुक था एन एशे ऑन पॉपुलेशन। एक्चुअली में उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो नेचर जो है उस पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अपने ढंग से कंट्रोल करती है। कुछ ये कॉन्सेप्ट है माल्थस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसको बताया जाता है जनरली आप लोगों को। तो खैर, मैंने क्या बताया कि डार्विन के साथ साथ अल्फ्रेड रसेल वैलेस, जिनका कि मलाया आर्कियोपेलागो इंडोनेशिया जो था वर्क फील्ड था उनका, और साथ में ये डार्विन जो था वो माल्थस के कॉन्सेप्ट से भी थोड़े प्रभावित थे। तो ये सारे का कॉन्सेप्ट मिला करके उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था जो कि डार्विन का कॉन्सेप्ट था, और उस बुक का नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये आपका डार्विन का बुक है जिसको कि पॉपुलरिटी मिली जनरली इस नाम से, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। एक्चुअली में उनके बुक का नाम ये था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जबकि पॉपुलरिटी उसको उस बुक की मिली ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के नाम से। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, डार्विन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें सबसे पहला बात बताया गया था प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का मतलब क्या होता है, हाई प्रोडक्शन रेट या हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली में डार्विन के हिसाब से ये बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है ना, वो काफ़ी तेज़ी से होता है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस अवेलेबल नहीं हो तो काफ़ी तेज़ी से ये पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जैसे मान लीजिए, मान लो एक ऑयस्टर है, जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे एक ऑयस्टर है, तो एक ऑयस्टर जो होता है वो लगभग 60 to 80 मिलियन क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है अप टू 5 जनरेशन में, लगभग 5th जनरेशन तक में। तो आप समझ रहे हैं कितनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी हाई पॉपुलेशन रेट है ग्रोथ का। तो इस तरह से और भी कुछ बताया गया कि एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि हाँ, लेकिन ये पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा, जब कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर अवेलेबल नहीं हो जो क्या करे, जो इसको रोके, जो इसको चेक करे, तभी ये पॉपुलेशन ग्रोथ होगा।
है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे पैरामीशियम की बात करते हैं, तो पैरामीशियम के बारे में कहा जाता है कि जनरली पैरामीशियम जो होता है वो लगभग 2 दिन में, 2 डेज में वो अपने पॉपुलेशन का थ्राइस हो जाता है, 3 गुना हो जाता है ना। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। ओके, तो ये बताया गया डार्विन के पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, चाहे वो शेल्टर के फॉर्म में हो या फिर फूड के फॉर्म में हो, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल को सरवाइव करने का चांस प्रोवाइड करना पड़ता है। सरवाइव करने के लिए उनको फाइट करना पड़ता है, और इसी फाइट को नाम दिया गया स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीने की लड़ाई। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टाइप के शेल्टर के में या फिर उसके हैबिटेट में एक लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ मतलब प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उनके बीच स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा। इवन दूसरे स्पेसीज से, रिलेटेड स्पेसीज से भी स्ट्रगल होगा, इवन इन्वायरमेंट से स्ट्रगल होगा। तो ये सारे स्ट्रगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इवन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 अलग अलग टाइप का। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, और एक होता है इन्विरोनमेंटल। ओके, तो इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल। इंटर स्पेसिफिक कहने का मतलब 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, है ना। डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जब स्ट्रगल होगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या हुआ कि स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज, है ना। सेम स्पेसीज के बीच में जब स्ट्रगल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रा स्पेसिफिक। और इन्वायरमेंटल मतलब क्या, इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल। कहने का मतलब क्या, इन्वायरमेंट, जैसे मान लो इंटर स्पेसिफिक का अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक, तो इंटर स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ग्रासलैंड एरिया में डियर रह रहा है और उसी ग्रासलैंड एरिया में मान लो हॉर्स की वैरायटी है, तो हॉर्स और डियर के बीच में खाने के लिए जो कंपटीशन होगा, उनके शेल्टर के, उनके आवास के लिए जो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटर स्पेसिफिक, है ना। जनरली आप देखते होंगे वाइल्ड एनिमल्स में फीमेल के लिए स्ट्रगल होता है मेल्स के बीच में, है ना। तो मेल्स के बीच में जो फीमेल के लिए स्ट्रगल होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। उसी तरह इंट्रा स्पेसिफिक, सॉरी, उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। एक फीमेल के लिए अगर मेल्स के बीच में स्ट्रगल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में क्या हुआ कि फूड के लिए अगर मान लो जैसे डियर है और आपका ये क्या नाम है, हॉर्स है, ये दोनों अगर मान लो एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहा है, कंपटीट कर रहा है एक दूसरे को, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक, ठीक ना। इंट्रा जैसे मान लो टाइगर हो गया, लोयन हो गया, आपको जैगवार हो गया, ये सारे लोग होते हैं, वो फाइट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के इसके प्रीडेटर्स के लिए। तो ये सारे हो जाएंगे क्या, इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा स्पेसिफिक में मैंने क्या बताया कि मान लो एक ही स्पेसीज़ का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो सारे स्पेसीज़ के इंडिविजुअल्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से फॉर फूड और फॉर शेल्टर, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। इसी का एग्जांपल ये भी मैंने बताया अभी आपको कि अगर मान लीजिए फीमेल्स के लिए मेल के बीच में जो एक ये होता है, कंपटीशन होता है, स्ट्रगल होता है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक,
ओके। और इन्वायरमेंटल में क्या हो गया, देखो इन्वायरमेंटल कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। मैंने पहले भी बात बताया है वीडियो में आपको कि इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो उस चेंजेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनमें भी कुछ चेंजेज होता है। वो भी क्या करते हैं, उससे स्ट्रगल करते हैं। जैसे मान लीजिए काफ़ी तेज़ आंधी आ गई तो यहाँ भी एनिमल्स जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रगल करते हैं। बारिश हो रही है उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब भी क्या है, एक टाइप का स्ट्रगल है, जीने की लड़ाई ही है, जो एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म किसी खास हैबिटेट में परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएशन का। देखिए वेरिएशन के बारे में बताया गया कि जब कोई ऑर्गेनिज्म या जब कोई इंडिविजुअल किसी खास सिचुएशन में स्ट्रगल करता है तो स्ट्रगल के लिए वो अपने आप को क्या करता है, चेंजेस करता है ना, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। देखो ये वेरिएशन दो टाइप का बताया गया है, एक है कंटिन्यूअस और एक है डिसकंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेगुलर वेरिएशन है। ये क्या है, रेगुलर वेरिएशन है ड्यू टू रिसफलिंग ऑफ जीन, हम कह सकते हैं रिसफलिंग ऑफ जीन की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये वेरिएशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। वहीं पे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा भाई, तो ये लार्ज स्केल वेरिएशन होता है। ये कुछ अलग टाइप का वेरिएशन है जो नए स्पेसीज़ को पैदा करने में हेल्प करता है या नए टाइप के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जनरली हम लोग इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, जबकि इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन देखिए अलग अलग टाइप का हो सकता है। अलग अलग कहने का मतलब इफेक्ट के हिसाब से, ये हार्मफुल भी हो सकता है, ये यूजफुल भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है ना। हार्मफुल कहने का मतलब मान लो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कोई डिजीज़ काउज कर दिया, दैट इज़ हार्मफुल वेरिएशन। अगर मान लो यूजफुल वेरिएशन में कोई ऐसा कैरेक्टर पैदा हो गया जो ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइवल का चांस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड यूजफुल वेरिएशन। और न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, कोई चेंजेस नहीं, है ना, विदाउट एनी चेंजेस। जैसे मान लीजिए डिजिट का, मान लो किसी को जनरल 5 डिजिट होता है, किसी को 6 डिजिट हो गया, तो ये न्यूट्रल वेरिएशन है ना। ऐसे भी वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस ये सब हम लोग अब पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ इस वीडियो पे, बस एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। उसके बाद हुआ कि जब ये वेरिएशन होता है ना, तो वो वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इस वेरिएशन के साथ ही ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेज होता है, चाहे वो कंटिन्यूअस चेंजेज हो या डिसकंटिन्यूअस चेंजेज हो, इसकी वजह से उसको एक चांस ऑफ सर्वाइवल मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर सके। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तो जब सर्वाइवल हो जाता है तो जनरली देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था ना, मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट हैं स्पेंसर, उन्हीं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया गया था कि जब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, वेरिएशन होता है, यूजफुल वेरिएशन होता है, तो यूजफुल वेरिएशन के बाद ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी खास टाइप के एक नेचुरल कंडीशन में अपने आप को प्रॉपरली सर्वाइव कर लेता है, और इस प्रॉपर सर्वाइवल की वजह से एक नए स्पेसीज़ का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़ का ये कहीं ना कहीं मेजर स्टेप्स माना जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो नहीं फिट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। वेरिएशन होते हुए भी अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक्सटिंक्ट कर जाएगा,
और यही वजह है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट किए, क्योंकि नेचर के हिसाब से वो क्या हुए, उनमें फिटनेस नहीं आया, उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो पाया। ओके, अब देखिए, जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है तब क्या होता है, जब नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब क्या है, वही कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाएगा। वही है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। वही कैरेक्टर इनहेरिटेड होगा जो क्या है, जो यूजफुल है ना। बार बार उस टाइप के कैरेक्टर का एकुमुलेशन होगा किसी पर्टिकुलर टाइप के कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, एकुमुलेशन ऑफ कैरेक्टर शुरू हो जाएगा। और एकुमुलेशन ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वो जो कैरेक्टर था ना, वो इनहेरिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और इनहेरिटेबल कैरेक्टर जब बार बार ट्रांसफ़र होगा तो इससे क्या होगा, न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होगा। वही हुआ कि जब इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस होगा, एकुमुलेशन ऑफ कैरेक्टर होगा, तो एकुमुलेशन ऑफ कैरेक्टर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि भाई नया स्पेसीज है नए कैरेक्टर के साथ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डार्विन का। इसके अलावा डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था कि, या फिर हम लोग इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन को एज ए डार्विन कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया था कि हम ह्यूमन रेस के द्वारा अपने नीड के हिसाब से जो बहुत सारे टाइप के जो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उनमें हम लोग चेंजेस किए हैं, और उस चेंजेस की वजह से हमको क्या मिला है, नया स्पेसीज मिल गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट और एनिमल्स टू ऑब्टेन वैरायटी ऑफ डिज़ायर्ड ट्रेट्स, है ना। एक डिज़ायर्ड ट्रेट्स का जो फॉर्मेशन किया गया ह्यूमन रेस के द्वारा फॉर ह्यूमन वेलफेयर ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजेस, तो इसकी वजह से जो स्पेसीज पैदा हुआ, या इसकी वजह से जो हम लोग नया वैरायटी पैदा किए हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स का, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और उसका एग्जांपल मैंने बता दिया है आपको। जैसे देखो, हाई यील्डिंग व्हीट का फॉर्मेशन, ट्राइटिकम का फॉर्मेशन किया गया था ना, तो हाई यील्डिंग व्हीट का फॉर्मेशन किया गया। वाइल्ड कैबेज से देखिए, केल, कोलराबी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब मॉडर्न वेजिटेबल है जो वाइल्ड कैबेज से डेवलप किया गया है। वाइल्ड डॉग से देखिए डेवलप किया गया है डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग्स जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूजफुल है हमारे लाइफ में। तो ये सब जो किया गया ना, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही एक पार्ट है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूटेशन थ्योरी का, जो इवोल्यूशन का सबसे मॉडर्न थ्योरी माना जाता है। ओके, आज इस वीडियो में हम लोग म्यूटेशन थ्योरी तक पढ़ने के बाद फिर हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलिए, म्यूटेशन थ्योरी क्या कहा है भाई। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, ये किनके द्वारा दिया गया, तो ह्यूगो डिवेरिस के द्वारा। पहले भी आपको बताया गया, म्यूटेशन फादर ऑफ म्यूटेशन बोला जाता है इनको। इनके बुक का नाम क्या था, स्पेसीज एंड वेराइटीज़। ओके, और जिस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जाना जाता है ना। उन्होंने क्या किया था, तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का प्रपोज किया था आइडिया, जिसको डार्विन के द्वारा स्प्राउट भी कहा गया था, है ना। और क्या, उन्होंने एलिमेंट्री स्पेसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, एलिमेंट्री स्पेसीज का कॉन्सेप्ट भी दिया गया था डिवाइस के द्वारा। ओके, और एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोजेनेसिस। मैक्रोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है कि न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है बाय सिंगल म्यूटेशन। एक ही म्यूटेशन अगर न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन कर दे तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो स्पेसीज। ऐसे मैंने म्यूटेशन को प्रॉपर वे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। म्यूटेशन का मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है आपको। ओके, तो इस तरह से मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहिए। मैं ऑलमोस्ट पर डे एक वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ जो आपको काफ़ी लाभ देगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।